दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट ए पार्ट बी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिससे संबंधित दोस्तों वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पार्ट सी है यानी कि वैदेशिक क्षेत्र, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखेंगे। पहला टॉपिक है दोस्तों आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, पहला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। ठीक है, कह रहा है निम्नांकित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेंगे। पहले डाटा देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। ठीक है, 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो प्रश्न काल के दौरान इसका ऑप्शन ए राइट था। लेकिन वर्तमान के अनुसार क्या होगा, डाटा देखेंगे। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का क्षेत्रवार आयात इस प्रकार है। एशिया 63.8%। ठीक है, फिर है हमारा यूरोप 14%, फिर है हमारा अमेरिका 11.8% तथा चौथा है हमारा अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका से हमारा 8.1% आयात किया जाता है। ठीक है, तो यदि वर्तमान के अनुसार पूछे दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया यानी कि 63.8% हम एशिया से आयात करते हैं। ठीक है, दूसरा है यूरोप, तीसरा है हमारा अमेरिका। यूरोप है हमारा 14% के साथ, अमेरिका है 11.8% के साथ और अफ्रीका है 8.1% के साथ। तो यदि यह प्रश्न वर्तमान में पूछा जाए तो आप आंसर मार्क करेंगे एशिया 63.8%। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए। कह रहा है कि भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। क्या है, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, मूल्य में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चीन से। क्या है, ऑप्शन ए यानी कि चीन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न काल में विकल्प क्या सही था, प्रश्न काल हेतु भी विकल्प ए सही था। और यहाँ देखिए क्या दिया गया है, आंकड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है देश दोस्तों और आयात मूल्य। ठीक है, करोड़ रुपयों में। चलिए देखेंगे, चीन से दिया गया है दोस्तों 21-22 में। ठीक है, चीन से दिया गया है 21-22 में हमारा 7,51,123। ठीक है, और हमारा 20-21 में कितना था, 4,82,496। ठीक है, फिर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से 3,23,033 और फिर हमारा 20-21 में है 2,13,725। फिर है दोस्तों हमारा सऊदी अरब से क्या है 2,54,678। यहाँ है 1,19,759। ठीक है, ये सब दोस्तों करोड़ रुपयों में डाटा दिया गया है। फिर है हमारा संयुक्त अरब अमीरात 3,34,473। यहाँ दिया गया है 1,96,362। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि चाहे वर्तमान में हम बात करें या प्रश्नकाल के दौरान, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग दोस्तों चीन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन ए यानी कि चीन से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत का निर्यात सर्वाधिक रहा है। क्या है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत का निर्यात सर्वाधिक रहा है। तो प्रश्न काल के दौरान यह 2017 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, उस दौरान था आंसर इसका अभियांत्रिकीय वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, अभियांत्रिकीय वस्तुएं। अब चलिए देखेंगे वर्तमान में क्या कह रहा है, इसका वर्तमान डाटा क्या कह रहा है। ध्यान से डाटा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, दिया गया है दोस्तों क्या है, यहाँ दिया गया है कि प्रश्न काल में विकल्प बी यानी कि अभियांत्रिकीय वस्तुएं इसका राइट आंसर था। ठीक है, अब आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रतिशत हिस्सा के संदर्भ में वर्ष 21-22 में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, वहां निम्न दी गई हैं। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिए। विनिर्मित वस्तुएं यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वह दोस्तों विनिर्मित वस्तुएं थीं 67.8%। ठीक है, विनिर्मित वस्तुएं 67.8%, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी जो था वह था हमारा 9.3%, मशीनरी एवं उपकरण था 8.0% और धातुओं के उत्पाद था दोस्तों हमारा 6.0%। ठीक है, फिर है कृषि एवं संबद्ध उत्पाद
11.9%। ठीक है, और इसमें अनाज कितना था, तो वह था 3.1%। ठीक है, फिर दिया गया है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, इसमें कोयला सहित है, तो यह था हमारा 16.4% तथा अयस्क और खनिज था दोस्तों 2.4%। ठीक है, तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, विनिर्मित वस्तुएं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विनिर्मित वस्तुएं हम लोग निर्यात करते हैं कितना, 67.8% दोस्तों, 67.8%, जिसमें कि जेम्स एंड ज्वेलरी है दोस्तों 9.3%, जेम्स एंड ज्वेलरी है 9.3%, मशीनरी एवं उपकरण है दोस्तों 8.0% और धातुओं के उत्पाद है 6.0%। ठीक है, तो प्रश्नकाल के दौरान हमारा था दोस्तों अभियांत्रिकीय वस्तुएं। ठीक है, और यहाँ पे यदि पूछे तो था हो जाएगा हमारा विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं में भी यदि देखा जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी 9.3% सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार हम देखेंगे, यह दोस्तों 2010 का प्रश्न है। हमारा वर्तमान डाटा क्या कहता है यह हम देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि प्रश्न काल में तथा वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है, यानी कि वर्ष 2021-22 में विकल्पगत क्षेत्रों का आयात निम्न है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ डाटा देखिए आप क्या कह रहा है, यहाँ डाटा चलिए देखते हैं। एशिया है दोस्तों 63.8% हम आयात करते हैं, यूरोप से 14%, अफ्रीका से 8.1%, आसियान से 11.1%, उत्तरी अमेरिका से 8.3%, कनाडा से 0.5% और लैटिन अमेरिका से 3.6%। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए, एशिया तथा आसियान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे प्रश्नकाल के दौरान चाहे वर्तमान के अनुसार। ठीक है, क्योंकि एशिया हमारा क्या परसेंटेज दिया गया है, 63.8%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है। तो यह 2017 आरओ का प्रश्न है। प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों आंसर था अभियांत्रिकीय वस्तुएं। ठीक है, अब वर्तमान के अनुसार हम देखेंगे क्या दिया गया है डाटा इसका। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 और 19 में कृषि एवं संबद्ध उत्पाद 38,829 मिलियन डॉलर, मशीनरी वस्तुएं दोस्तों 81,191 मिलियन डॉलर, वस्त्र हमारा 16,138 मिलियन डॉलर, रसायन 31,479 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था। ठीक है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार हम डाटा देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दोस्तों वर्ष 21-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात है 50,386 मिलियन डॉलर। ठीक है, मशीनरी परिवहन क्या है, मशीनरी परिवहन एवं धातु विनिर्मित का निर्यात है 10,86,000 यह है हमारा दोस्तों 1,08,647 मिलियन डॉलर। क्या है, यह है हमारा 1,08,647 मिलियन डॉलर। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ था हमारा 50,386 मिलियन डॉलर और यहाँ है 1,86,47 मिलियन डॉलर। ठीक है, 1,08,647 मिलियन डॉलर। और यहाँ पे कपड़ा एवं दूसरी बनी वस्तुओं का निर्यात 1,831 मिलियन डॉलर तथा रसायन एवं संबद्ध उत्पाद का निर्यात 41,131 मिलियन डॉलर। फिर देखेंगे ध्यान से दोस्तों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ष 21-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निर्यात है हमारा 50,386 मिलियन डॉलर, मशीनरी परिवहन एवं धातु विनिर्मित का निर्यात है 1,08,647 मिलियन डॉलर, कपड़ा एवं दूसरी बनी वस्तुओं का निर्यात है 1,831 मिलियन डॉलर तथा रसायन एवं संबद्ध उत्पाद का निर्यात है 41,131
31 मिलियन डॉलर। तो यदि हम बात करें वर्तमान के अनुसार तो दोस्तों भारत से निर्यात सर्वाधिक किसका रहा है, तो वह रहा है हमारा मशीनरी, परिवहन एवं धातु विनिर्मित का निर्यात, यानी कि 1,08,647। यदि हम वर्तमान की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मशीनरी, परिवहन एवं धातु विनिर्मित का निर्यात, जो कि 1,08,647 मिलियन डॉलर हो जाएगा। तो वर्तमान में हमारा आंसर मशीनरी, परिवहन एवं धातु विनिर्मित का निर्यात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1,08,647 मिलियन डॉलर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था। तो प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था 22%। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था, 22%। फिर कह रहा है कि 29 जुलाई 2022 को भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 21-22 प्रीवियस एस्टीमेट में वस्तु एवं सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का 21.4% है। फिर है, जबकि वर्ष 20-21 में फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट में यह 18.7% अनुमानित था। ठीक है, यदि 20-21 की बात करें फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट की तो यह 18.7% था दोस्तों। और यदि 21-22, ठीक है, 21-22 की हम बात करें प्रीवियस एस्टीमेट में, तो वस्तु एवं सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का 21.4% था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है यदि हम 21-22 की बात करें प्रीवियस एस्टीमेट के अनुसार तो वस्तु एवं सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का 21.4% है, जबकि वर्ष 20-21 फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट के अनुसार यह 18.7% अनुमानित था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है देखेंगे, चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए देखिएगा, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है। चलिए यहाँ प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका था। चलिए वर्तमान डाटा देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्नकाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी अधिकतम थी। दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर क्रमशः चीन, जर्मनी और जापान थे। ठीक है, अब वर्तमान डाटा के अनुसार क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, क्या है, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में चीन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी सर्वाधिक है। किसकी, चीन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ठीक है, चीन द्वारा वैश्विक आयात और निर्यात में हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है, 15.57% दोस्तों वैश्विक आयात में और 10.1% वैश्विक निर्यात में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वहीं यूएसए की भागीदारी कितनी है, तो वैश्विक आयात में 8.02% और वैश्विक निर्यात में 13.50%। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 1.49% और वैश्विक निर्यात में 1.72%। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछे वर्तमान के अनुसार कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, तो हमारा चीन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान हमारा कौन सा आंसर सही था, तो यह सही था कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में वर्ष 2008 से लगभग 3.4% कम था। यह ऑप्शन डी हमारा परीक्षा काल के दौरान सही आंसर था। लेकिन वर्तमान के अनुसार हम डाटा देखेंगे। कह रहा है कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000 में 26.9%, जो वर्ष 2019 में 39.55% हो गया है। ठीक है, 2000 में कितना था, 26.9 यानी कि 27%, और जो वर्ष 2019 में कितना हो गया है, 39.55 यानी कि 40% हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, डाटा देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2000 की तुलना में 46.43%, दिसंबर अंत 2022 में कितना है, 48.15%, जो कि
अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2019 के मध्य मात्र वर्ष 2008, 2011, 2012 एवं 2013 ही ऐसे वर्ष रहे हैं जब व्यापार जीडीपी अनुपात 50% से ऊपर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि भारत का व्यापार, देखिए यहाँ ध्यान से कह रहा है, भारत का व्यापार जीडीपी अनुपात 1970 में न्यूनतम था 7.66%। फिर कह रहा है जबकि वर्ष 2007 में यह 45.69% था। वर्ष 2018 में यह 43.599%, लगभग 44% था, जो वर्ष 2019 के 39.39%, लगभग 40% से 4.21% अधिक था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये डाटा था, डाटा को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कह रहा है कि भारत की जीडीपी 2019 में रुपए 209 लाख करोड़ थी। क्या है? भारत की जीडीपी 2019 में रुपए 209 लाख करोड़ थी। दूसरा कह रहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तीसरा कह रहा है भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो वर्तमान यदि परीक्षा काल की बात करें दोस्तों तो यह तीनों ऑप्शन सही था, यानी कि डी 1, 2 एवं 3 सही। वर्तमान के अनुसार देखेंगे दोस्तों क्या है, कह रहा है, व्याख्या देखें। कह रहा है कि अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू तथा विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था दोस्तों हमारा 28,75,142 मिलियन डॉलर। कितना था? 28,75,142 मिलियन डॉलर, लगभग 209 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था यूएस, चीन, जापान, जर्मनी के पश्चात 5वें, प्रश्नकाल तथा आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भी 5वें स्थान पर ही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत ने यह स्थान यूनाइटेड किंगडम 6वां स्थान तथा फ्रांस 7वां स्थान को पछाड़कर हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, डाटा हम लोगों ने देख लिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर बढ़ेंगे अगले डाटा की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, 10वां नंबर प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 तक के लिए निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया है? क्या है? निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 तक के लिए निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया है? यहाँ आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है, इसलिए हम डाटा देख लेते हैं। क्या कह रहा है डाटा? कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति 2009 से 14 में निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों की सूची में जिन 21 नगरों को शामिल किया गया था उसमें विकल्प में दिए गए सभी नगर सम्मिलित हैं। चारों ऑप्शन हमारे राइट थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर हेतु कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। कह रहा है वर्ष 2021 तक, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2021 तक कुल 39 शहरों की इस सूची में शामिल किया गया है। कितनों? 39 शहरों को। फिर कह रहा है सूची में पानीपत 2 बार, यानी कि वर्ष 2003 एवं 2018 में शामिल था। फिर कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत उत्कृष्ट नगरों की सूची वर्धित करके इसमें 39 नगरों को शामिल कर दिया गया। 39वां एवं नवीनतम नगर उत्तर प्रदेश का नोएडा है, जिसे वर्ष 2021 में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने शहर इसमें शामिल है दोस्तों? निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में 39 शहर शामिल हैं हमारे। ठीक है, जिसमें से 39वां एवं नवीनतम नगर कौन है? उत्तर प्रदेश का नोएडा, जिसे वर्ष 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के निर्यात उत्पादों के लिए शीर्षस्थ लक्ष्य था? ठीक है, चलिए, तो प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था दोस्तों यूएई। वर्तमान के अनुसार देख लेंगे क्या है। कह रहा है कि प्रश्नकाल हेतु विकल्प ए सही उत्तर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में विकल्पगत देशों में भारत द्वारा मूल्यानुसार निर्यात निम्न है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात को कितना निर्यात किया गया था दोस्तों? तो 2,09,159 करोड़ रुपए का, 2,09,159 करोड़ रुपए का। संयुक्त राज्य अमेरिका को कितना? 5,68,028 करोड़ रुपए का, 5,68,028 करोड़ रुपए का। फिर चीन को किया गया था 1,58,250 करोड़ रुपए का। ठीक है, फिर सिंगापुर को, तो सिंगापुर को किया गया था दोस्तों, यह हमारा किया गया था 8,000 किया गया था दोस्तों 8313। कितना किया गया था? 8,000
किया गया था यह 8313, ठीक है। कितना किया गया था? 8313 करोड़ रुपए का, ठीक है। कितना? 8313 करोड़ रुपए। फिर देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात को 2,09,159 करोड़ रुपए, संयुक्त राज्य अमेरिका को 5,68,028 करोड़ रुपए, फिर चीन को 1,58,250 करोड़ रुपए और सिंगापुर को यह किया गया था 8313 करोड़ रुपए, ठीक है। 8313 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न काल हेतु विकल्प ए सही उत्तर था दोस्तों। और यदि हमारा वर्तमान के अनुसार देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या? वर्तमान के अनुसार, मूल्यानुसार हमारा निर्यात निम्न है। हम लोगों ने संयुक्त अरब अमीरात देखा 2,09,159 करोड़ रुपए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 5,68,028 करोड़ रुपए, फिर यहाँ चीन का है 1,58,250 करोड़ रुपए और फिर है हमारा सिंगापुर का, यह है हमारा 8313 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईसीजीसी संबंधित है। क्या है? ईसीजीसी संबंधित है, ठीक है। तो ईसीजीसी है दोस्तों हमारा एक निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है, ठीक है। ईसीजी से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ईसीजीसी संबंधित है निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निर्यात साख एवं गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1957 में निर्यात जोखिम बीमा निगम के नाम से देश से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात से संबंधित साख के जोखिम कवर हेतु की गई थी, ठीक है दोस्तों। तथा वर्ष 1964 में इसे ईसीजीसी में परिवर्तित किया गया। यह निर्यात व्यापार संबंधी वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम देखें ईसीजीसी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ईसीजीसी हमारा संबंधित है निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखेंगे कथन क्या दिया गया है। कथन दिया गया है दोस्तों, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, ठीक है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कारण भी सही है, यानी कि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, यह सही है। और कथन कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, यह भी हमारा सही आंसर है। यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे यहाँ हम अगले प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2011-12 में भारत का बाह्य व्यापार का आंकड़ा पहुंच गया लगभग, ठीक है। चलिए, तो यह हमारा प्रश्न काल के अनुसार, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था दोस्तों। यहाँ देख लीजिए स्टार मार्क किया गया है आंसर। चलिए डाटा देखेंगे। कह रहा है कि वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 11-12 में भारत का कुल बाह्य व्यापार था हमारा 79,527 करोड़ डॉलर, ठीक है। 79,527 करोड़ डॉलर, ठीक है। यानी कि हमारा था 38,11,360 करोड़ रुपए। क्या? 38,11,360 करोड़ रुपए था। अतः उपर्युक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं था, ठीक है। यहाँ देखें, अतः उपर्युक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की हम बात करेंगे तो कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 22-23 यानी कि अप्रैल दिसंबर में भारत का कुल निर्यात था हमारा 3,32,763 मिलियन डॉलर, यानी कि 3,32,763 मिलियन डॉलर। तथा इसी अवधि में भारत का कुल आयात था दोस्तों 5,51,704 मिलियन डॉलर, 5,51,704 मिलियन डॉलर। इस प्रकार इसी अवधि के दौरान जो भारत का कुल व्यापार यानी निर्यात प्लस आयात कितना था दोस्तों, तो यह था हमारा कितना? यह था हमारा 8,84,467 मिलियन डॉलर। यदि इस प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत के कुल व्यापार निर्यात प्लस आयात की बात करें तो यह कितना था? 8,84,467 मिलियन डॉलर, 8,84,467 मिलियन डॉलर। तो नवीन डाटा आप लोग याद रखिएगा, 8,84,467 मिलियन डॉलर का रहा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
क्या कह रहा है कि भारत का कुल माल व्यापार मर्चेंडाइज ट्रेड जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2004-05 में 29.5% से बढ़कर 12-13 में हो गया। तो 12-13 में इसका कोई आंसर सही ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 12-13 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार 2004-05 में 27% से बढ़कर वर्ष 12-13 में कितना हो गया, यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। वर्ष 12-13 में हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ देखिए वर्ष 12-13 में 44.1% हो गया। फिर क्या कह रहा है, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 20 एवं 21 में भारत का पण्य निर्यात जो था वह जीडीपी का क्रमशः 24.4% एवं 30.5% रहा। ठीक, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा था 28.60% का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी दोस्तों, यह हमारा किया गया था अप्रैल 2000 में। ठीक है, याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी दोस्तों अप्रैल 2000 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि शुद्ध निर्यात बराबर होता है। क्या है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है दोस्तों, तो यह होता है ऑप्शन सी, यानी कि निर्यात माइनस आयात के। क्या है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है दोस्तों, तो यह होता है हमारा निर्यात माइनस आयात के, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा प्रश्न 17 है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि आयात कर, क्या है, कह रहा है कि आयात कर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्यापार की मात्रा को घटाता है। क्या है, आयात कर जो है दोस्तों यह व्यापार की मात्रा को घटाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, कह रहा है कि हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है दोस्तों, हरित बांड जो है निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। क्या है, पहला है कि हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ठीक है, तो पहला सही है। फिर कह रहा है कि हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, यह भी सही है। कह रहा है कि हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, यह भी सही है। लेकिन डी जो दिया गया है कि हरित बांड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, यह गलत है। क्या है, हरित बांड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश हैं, यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ये हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, यह बिल्कुल सही है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, यह भी सही है। हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है, यह भी हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन डी दिया गया है कि हरित बांड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, यह हमारा पॉइंट सही नहीं है। चलिए डिटेल देखेंगे। कह रहा है कि हरित बांड भी नियमित तौर पर जारी होने वाले अन्य बांडों की तरह ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसे सिर्फ, याद रखिएगा, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ही निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र आदि। ठीक है, हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड एक दीर्घकालीन वित्तीय बाजार नवाचार है जो सर्वप्रथम वर्ष 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक एवं वर्ष 2008 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न हमारा, कह रहा है भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन कह रहा है यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। क्या है, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, तो ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की। ठीक है, यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। क्या है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1994 से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1994 में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है चौथा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं,
ए तथा दूसरे कारण से चिन्हित किया गया है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन देखेंगे क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। क्या है अभिकथन, फिर सुनिएगा। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सत्य है। फिर सुनिए, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। कारण क्या कह रहा है कि चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, तो आर हमारा जो है वह असत्य है, कारण हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम टिक करेंगे क्या, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेंगे दोस्तों हम, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही चालू खाता घाटा कहलाता है, करेंट अकाउंट कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही चालू खाता कहलाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य व अदृश्य मदों का आयात निर्यात से अधिक होता है, आयात यदि निर्यात से अधिक होता है तो वह स्थिति चालू खाता घाटा कहलाता है। ठीक है, चालू खाता घाटा क्या कह रहा है, दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात इस ग्रेटर देन या ज्यादा है दृश्य एवं अदृश्य मदों का निर्यात। ठीक है, दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात है दोस्तों ज्यादा दृश्य एवं अदृश्य मदों का निर्यात से। ठीक है, फिर अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। ठीक है, अतः कथन ये सत्य है किंतु जो कारण दिया गया है वह हमारा असत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्या है अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि ई व्यापार का अर्थ है, क्या है, ई कॉमर्स का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है। क्या है, भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है, तो इसका राइट आंसर प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्यिक साख था। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी सही उत्तर है। फिर कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत में भारत का विदेशी ऋण 610 क्या है, भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर रहा। क्या है, अंत 2022 में दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत में भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर रहा है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका, लोन का रहा है जो 188.5 बिलियन डॉलर है। ठीक है, फिर कह रहा है यह कुल बाह्य ऋण का 30.9% है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मुद्रा एवं जमाएं का हिस्सा है जो कुल बाह्य ऋण का 22.2% है, 22.2% है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए, कह रहा है दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत में भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा ऋण का रहा है जो 188.5 बिलियन डॉलर है। यह कुल बाह्य ऋण का कितना था, 30.9% है। दूसरे स्थान पर क्या है, मुद्रा एवं जमाएं का हिस्सा है जो कुल बाह्य ऋण का कितना था, 22.2%। वाणिज्यिक साख कितना था दोस्तों, वाणिज्यिक साख 213.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर
अनिवासी भारतीयों का जमा 141.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, व्यापार साख 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा कुल दीर्घावधि ऋण 468.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर व अल्पकालीन ऋण 101.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, हम लोगों ने डाटा ध्यानपूर्वक देख लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दिया गया है ऑप्शन, क्या दिया गया है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ठीक है, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। कह रहा है कि भारत WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना दोस्तों, तो यह बना वर्ष 1995 में। क्या है, भारत जो है वह WTO का संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तो वर्ष 1995 में। ठीक है, भारत दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इसकी स्थापना अर्थात 1 जनवरी 1995 से ही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है, यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। क्या है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। फिर देखिए, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विषय हैं हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत निर्देश, श्रमिक मानक नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, तो व्यापार मार्का हो जाएगा, औद्योगिक परिरूप हो जाएगा, भौगोलिक संकेत निर्देश हो जाएगा। फिर देखेंगे, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, तो व्यापार मार्का हो जाएगा, औद्योगिक परिरूप हो जाएगा, भौगोलिक संकेत निर्देश हो जाएगा, पर श्रमिक मानक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। क्या है, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्या है, यह एक बार और देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है दोस्तों, तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्या है ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। क्या है, कह रहा है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए नीला बॉक्स सहायिका। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए फिर से देखेंगे। कह रहा है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो नीला बॉक्स सहायिका। ठीक है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, हम ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि ILO की 100वीं वार्षिक बैठक जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है वे हैं। क्या है, ILO की 100वीं वार्षिक बैठक में दोस्तों जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया गया है वे हैं। क्या है, कह रहा है कि ILO की 100वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया है वे हैं दोस्तों हमारे ऑप्शन बी घरेलू नौकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू नौकर, ऑप्शन बी घरेलू नौकर। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों कौन कौन से हमारे सार्क के सदस्य हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सार्क की फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके कौन कौन से सदस्य हैं एक बार रिकॉल कर लें। भारत है दोस्तों, पाकिस्तान है, श्रीलंका है दोस्तों, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है दोस्तों, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्क के 14वें सम्मेलन यानी कि अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य देश बनाया गया था। ठीक है, सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था और सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हमारा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी भारत है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, पर कंबोडिया हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर जो है स्टार मार्क किया गया है। चलिए डिटेल देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, वर्ष 1944 में। क्या है, औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में हुई, परंतु इसकी सदस्यता दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई। परंतु इसकी सदस्यता कब से प्रभावी हुई, दिसंबर 1945 से। अतः विकल्प ए सही उत्तर हो सकता है। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। क्या है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। फिर विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो बाजार पहुंच सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, बाजार पहुंच हमारा सम्मिलित है, आंतरिक समर्थन भी सम्मिलित है। ठीक है, बाजार पहुंच सम्मिलित है, आंतरिक समर्थन भी सम्मिलित है। चलिए और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम देख लेंगे। ये याद रखिएगा कि बाजार पहुंच सम्मिलित किया गया है, आंतरिक समर्थन भी सम्मिलित है। क्या प्रश्न था हमारा, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो बाजार पहुंच सम्मिलित है, आंतरिक समर्थन भी सम्मिलित है। चलिए अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो देखेंगे क्या है। चलिए दोस्तों, और यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है निर्यात प्रतियोगिता, तो यह भी सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारा जो दिया गया है डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ, यह हमारा सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ जो दिया गया है यह हमारा सम्मिलित नहीं हो जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। कह रहा है कि उरुग्वे दौर किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो उरुग्वे दौर हमारा संबंधित है दोस्तों गैट से। ठीक है, हमारा जो गैट दिया गया है इससे संबंधित है। चलिए डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि गैट के 8वें दौर यानी कि 8वें राउंड की बैठक दिसंबर 1986 में उरुग्वे के पुंता देल एस्ते में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि गैट के 8वें दौर की बैठक दिसंबर 1986 में उरुग्वे के पुंता देल एस्ते में प्रारंभ हुई थी। यह दौर गैट के पूर्व में हुए दौरों में सबसे अधिक विवादास्पद दौर रहा। ठीक है, तो उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा हमारा गैट से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म होगा गैट का। ठीक है दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड
एंड टेरिफ। ऋग्वेद और किससे संबंधित है? ऑप्शन सी गैट से। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आर्थर डंकल का नाम संबंधित है। क्या है? आर्थर डंकल का नाम संबंधित है, तो आर्थर डंकल का नाम संबंधित हो जाएगा दोस्तों गैट से। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थर डंकल का नाम संबंधित है गैट से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या है? निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है हमारा पौधा उत्पादन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि व्यापार मार्ग इसको शामिल किया गया है ट्रिप्स समझौते में। एकीकृत सर्किट के रूपाकृत का बाह्य प्रारूप यह भी सम्मिलित किया गया है। भौगोलिक संकेतक यह भी सम्मिलित किया गया है। व्यापार मार्ग यह भी सम्मिलित किया गया है ट्रिप्स समझौते के तहत। एकीकृत सर्किट के रूपाकृति का बाह्य प्रारूप यह भी सम्मिलित। भौगोलिक संकेतक यह भी सम्मिलित। जबकि पौधा उत्पादन सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको किसको सम्मिलित किया गया है? यहाँ देखिए, पौधा उत्पादन को ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क आदि को इसके तहत संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, फिर से देखिए, किसको किसको? पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क आदि को इसके तहत संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और ट्रेडमार्क। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न देखें। कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड संगठन जो है यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1948 में गैट की स्थापना के पश्चात से विश्व व्यापार की संरचना एवं सदस्य राष्ट्रों में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण क्या है? जिसके कारण यहाँ देखिए कह रहा है जिसके कारण गैट व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। इसलिए 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? विदेशी निवेश एवं ऋण। ठीक है, कह रहा है कि जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? क्या है? जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा दोस्तों, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए क्या दिया गया है डिटेल। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? चंद्रशेखर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन डी चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं, तो यह हमारा बिल्कुल राइट है। फिर कह रहा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यह हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है, यह भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए ध्यान से, चलिए कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं, तो यह हमारा पॉइंट सही है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक रखता है, यह भी सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है, यह भी सही है। पर जो कहा गया है कि विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यह हमारा राइट नहीं है। ठीक है, यहाँ डिटेल देखें क्या है। कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय में विदेशी मुद्रा, ठीक है,
स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार तथा रिजर्व ट्रांच सम्मिलित है। अतः कथन सी के अतिरिक्त अन्य सभी कथन सही हैं। फिर देखें दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत के विदेशी विनिमय में किस किस को शामिल किया जाता है, या बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जो विदेशी विनिमय में दोस्तों हम लोग विदेशी मुद्रा को शामिल करते हैं, स्वर्ण को शामिल करते हैं, विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट को, एसडीआर को, तथा रिजर्व ट्रांच को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, किसको? विदेशी मुद्रा को, स्वर्ण को, विशेष आहरण अधिकार को तथा रिजर्व ट्रांच को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट सी था यानी कि विदेशी क्षेत्र, ठीक है, उसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो अगला हमारा वीडियो होगा दोस्तों, वह ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, वह है हमारा जनसांख्यिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग जनगणना के डाटा को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।